लोक निर्माण विभाग जिला सोलन में इस बार खस्ता हाल में पड़ी 91 किलोमीटर सड़कों का मरम्मत कार्य करेगा। खास बात यह है कि गुणवत्ता रिपोर्ट बेहतर होने पर ही ठेकेदार को पैसे दिए जाएंगे, क्योंकि विभाग द्वारा गुणवत्ता को प्रमुखता दी गई है। लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता अजय शर्मा ने बताया कि 91 करोड़ का बजट उन्हें प्राप्त हुआ है। उसके माध्यम से 91 किलोमीटर सड़कों की कमियों को पूरा किया जाएगा व मुरम्मत कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सड़कों की गुणवत्ता से कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। बेहतर गुणवत्ता रिपोर्ट आने के बाद ही ठेकेदार को पैसा दिया जाएगा। साल का बजट हमें अलोकेट हुआ था, 91 करोड़ बजट अलोकेट हुआ है। उसके हिसाब से हमने वर्किंग प्रोग्राम बना के सभी डिवीज़नों से आगे चीफ इंजीनियर से अप्रूव करा लिया और सभी को वो हमने बता दिया है कि ये आपका वर्किंग प्रोग्राम है, इस हिसाब से ये टेंडर लगाने हैं। और वो टेंडर लगाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और जल्दी सभी कामों के जो भी बजटेड काम हैं उनके होंगे। इसके अलावा जो मेंटेनेंस के काम हैं उनके जो बजट सैंक्शन हुआ था उसके टेंडर हो चुके हैं। ऑलरेडी 91 किलोमीटर सड़कों की रीसर्फिंग का डिस्ट्रिक्ट में टेंडर हो चुके हैं और जिसका काम भी चल रहा है और उसकी पेमेंट जो है वो गुणवत्ता की रिपोर्ट आने के बाद कर दी जाएगी। के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। आज सुबह सोलन मुख्यालय में हुई बारिश से जिला सोलन के रबोन में लोगों के घरों में अंदर पानी घुस गया, जिस वजह से घरों के अंदर रखा सामान भी खराब हो गया। वहीं लोगों ने NHAI पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी बारिश होती है तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने प्रशासन से इसका कोई स्थायी हल निकालने की मांग की है। वहीं रबोन के स्थानीय वासियों ने कहा कि NH पर 4 लेन में आधी अधूरी नाली खोदी गई है, जिस वजह से यह हुआ है। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत जिला प्रशासन से कर चुके हैं, लेकिन 4 लेन कार्य कंपनी अपनी मनमानी कर रही है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। आज सुबह जो बारिश हुई है उसके कारण मेरे घर में काफ़ी पानी आया है और ये इसकी सारी जो भी गलती है ये सारी 4 लेन वालों की है। इन्होंने जो ऊपर ट्रंच खोदी है वो ट्रंच प्रॉपर थ्रू नहीं की है। इसके कारण पूरा घर का सारा सामान ख़राब हो गया है। हम लोग सुबह से बिना खाए पिए अपना पूरे घर को संभाल रहे हैं। मिट्टी कचरा सारा गंद हमारे घर में आ गया है। तो हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि इसकी जांच की जाए और प्रॉपर इस कार्य को ठीक किया जाए। आज जो बारिश हुई है इस बारिश से 4 घरों में यहाँ पे पानी आया है रबोन में, और जिसका सीधा जो नुकसान जो हुआ है ये 4 लेन द्वारा हुआ है। 4 लेन ने नाली निकाली है जो कि ऊपर पहले इन्होंने सड़क को प्रॉपर स्लोप नहीं दिया और पानी खड्डा था। उस पानी को निकालने के लिए इन्होंने जो नाली निकाली, उस नाली का दूसरा कोना इन्होंने परे पुल से नहीं मिलाया और जो पुल से पानी का कोना नहीं मिलाया वो पानी बीच में ही मरता गया और यहाँ पे घरों के अंदर पानी घुसा है और इनके जो घरों में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। सामान तो संतोषजनक कार्य इन्होंने एक भी नहीं किया है 4 लेन वालों ने। यहाँ पे सब लोगों को परेशान ही किया है 4 लेन ने। क्या चाहते क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि जो यह कार्य 4 लेन ने किया है इसको दुरुस्त करें और प्रॉपर ढंग से हमारे लोगों को किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारा ये कहना है। के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड बीमारी व अन्य कारणों से छूटे अभ्यर्थियों की अगले महीने परीक्षा लेगा। विशेष अवसर के तहत होने वाले इस परीक्षा में 10वीं और 12वीं कक्षा के अभ्यर्थी हिस्सा ले सकेंगे। यह परीक्षाएं 5 से 14 जून तक सुबह
8:45 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होंगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि शिक्षा बोर्ड ने बीमारी, भर्ती परीक्षा, टेस्ट सहित अन्य कारणों से कंपार्टमेंट टर्म 2 और इम्प्रूवमेंट परीक्षा देने से वंचित रहे 10वीं 12वीं के 14 अभ्यर्थियों को विशेष अवसर प्रदान किया है। इसके तहत 5 से 14 जून तक परीक्षाओं का आयोजन होगा। इस दौरान 10वीं कक्षा के 8 और 12वीं कक्षा के 6 अभ्यर्थियों को यह विशेष अवसर प्रदान किया गया है। ये हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के स्पेशल एग्जाम्स का जो संचालन है वो 5 तारीख से किया जा रहा है। इसमें हम मैट्रिक की परीक्षाएं भी कराएंगे, तो मैट्रिक की परीक्षाएं जो है वो 5 तारीख से 14 तारीख तक संचालित की जाएंगी और +2 की परीक्षाएं 5 तारीख और 6 तारीख को की जाएंगी। इसमें वो बच्चे हैं जो बच्चे किसी कारण से हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम देने से वंचित रह गए। कोई मेडिकल रीज़न भी हो सकता है, किसी को कोई चोट लग सकती है या कहीं कोई खिलाड़ी था, कहीं ट्रेनिंग पे गया हुआ था, तो ऐसे जो लोग हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लिए हम ये एग्ज़ाम संचालित कर रहे हैं। ये मॉर्निंग सेशन में ही होगा और जहाँ तक +2 का सवाल है, इसमें हमारे पास कोई 5 ऐसे छात्र हैं और जो प्लस अपना मैट्रिक है, मैट्रिक में 15 ऐसे छात्र। शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि विशेष अवसर के तहत सामाजिक विज्ञान, गणित, हिंदी, संस्कृत, साइंस, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस विषय से संबंधित परीक्षाओं का आयोजन होगा। परीक्षार्थियों की यह परीक्षाएं उनके पूर्व में निर्धारित परीक्षा केंद्र में ही आयोजित होंगी। शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि शिक्षा सामग्री बोर्ड की ओर से प्रतिनियुक्त संवाहक के माध्यम से परीक्षा केंद्र में परीक्षा आरंभ होने की तिथि से 1 दिन पूर्व पहुंचा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बोर्ड की ओर से प्रतिनियुक्त अधिकारी कर्मचारी परीक्षा संचालन के लिए सहायक समन्वय के रूप में कार्य करेंगे और परीक्षा समाप्ति पर समस्त परीक्षा सामग्री, परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं, शेष बचे प्रश्न पत्र, लिखित उत्तर पुस्तिकाएं व अन्य सामग्री को अपने साथ लाकर गोपनीय शाखा के सुपुर्द करना होगा। परीक्षा बोर्ड की वेबसाइट परीक्षार्थियों के अतिरिक्त विशेष शिक्षा के लिए अन्य कोई भी अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा। डीएलएड का रीअपेयर का होगा 19 से 6 की और अपना पार्ट 1 की 19 से 1 तारीख तक है और पार्ट 2 की 19 से 30 तारीख तक। डीएलएड की रीअपेयर की पार्ट 1 की जो रीअपेयर की परीक्षाएं हैं वो 19/6/2023 से लेके 1/7/2023 तक करवाई जाएंगी मॉर्निंग सेशन में। उसी तरीके से जो डीएलएड पार्ट 2 की रीअपेयर परीक्षाएं हैं वो 19/6/2023 से लेके 30/6/2023 तक मॉर्निंग सेशन में। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। धर्मशाला में परमानेंट डिफॉल्टर्स विद्युत बोर्ड के 3.88 लाख रुपए के लंबित बिलों की राशि दबाकर बैठे हैं, जिनसे वसूली के लिए बोर्ड ने निर्धारित प्रोसेस शुरू कर दिया है। विद्युत बोर्ड मंडल धर्मशाला ने इस महीने लंबित बिल न भरने के चलते 1398 डिफॉल्टर्स को नोटिस जारी किए थे, जिनमें से 756 के टेम्परेरी डिस्कनेक्शन ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। वहीं बात करें बारिश व तूफान की, तो इसकी वजह से विद्युत बोर्ड मंडल धर्मशाला को पिछले 15 दिनों में 28 लाख रुपए की चपत लग चुकी है। एक्सियन विद्युत बोर्ड धर्मशाला विकास ठाकुर ने कहा कि परमानेंट डिफॉल्टर्स उपभोक्ताओं के पास विद्युत बोर्ड का बिल के रूप में 3.88 लाख रुपए फंसा है, जिसके लिए आगामी प्रक्रिया जारी है। इस माह लंबित बिलों के चलते 1398 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि 756 TDCO जारी किए। देखिए, ये जो डिफ़ॉल्टर्स वाला प्रोसेस है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि जैसे जैसे बिलिंग होती जाती है तो रूटीन में हमारे पास जब बिलिंग पीरियड कंप्लीट हो जाता है 20 से 25 के आसपास, तो उसके बाद फिर उसको जो नोटिस पीरियड रहता है 15 दिन का, तो नोटिस हम इशू करते हैं। तो जैसे अगर आप इस मंथ की बात करेंगे तो इस मंथ हमने 1398 नोटिस इशू किए हैं, जिसके अगेंस्ट जो हमारे TDCOs हुए हैं वो है 756, और 756 के अगेंस्ट जो हमारी रिकवरी स्टैंड थी वो थी 37,21,000 रुपये की, जिसके अगेंस्ट हमने 29,60,000 रिलाइज़ कर लिए अभी तक, और हम कोशिश कर रहे हैं जो बाकी के भी अमाउंट बचता है उसको रिलाइज़ करें। और मेरी कंज्यूमर से एक अपील भी रहेगी कि
जो भी आपका TDC अमाउंट, जो भी आपका कंज्यूमर जो बोर्ड के प्रति देय अमाउंट है उसको दें, ताकि जो आपको एक LPS पड़ता है वो ना पड़े, और जो 250 रुपये की RC फीस री कनेक्शन की फीस है वो भी ना देनी पड़े। इसमें देखिए जो हमारे पास एक्चुअली जो पीरियड रहता है TDC के बाद जो हमारा पीरियड है बेसिकली वो 5 से 5 महीने का पीरियड रहता है। उस पीरियड में जैसे जब उसका TDC हो गया उसका तो PDC हो जाएगा। जब वो परमानेंट डिफॉल्टर बन गया उस केस में जो भी हमारे पास उसकी कंज्यूमर जो उसका AND एग्रीमेंट रहता है उसमें जो भी उसका वेयर अबाउट्स रहते हैं एड्रेस वगैरह पे उस पर हम नोटिस भी भेजते हैं। बट अगर कहीं नहीं भी है तो हम उसमें जो आपके पास प्रॉपर्टी रेवेन्यू एक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम कंसर्न्ड तहसील को भी उसको भेजते हैं कि जहाँ भी उसकी जो बोर्ड के लिए उसका देय है वो हम उसकी प्रॉपर्टी को उसके साथ अटैच करें, ताकि जो उसका देय अमाउंट बोर्ड के लिए वो रिकवर किया जा सके कहीं ना कहीं से, या तो वहाँ से, या तो हम उसमें एक और प्रोसेस है कि जो भी उसकी बाकी जैसे एक कंज्यूमर की 2 IDs हैं तो उसकी दूसरी ID पे भी हम उसको पोस्ट कर देते हैं इन केस कि अगर कहीं वो अमाउंट नहीं रिकवरेबल हमारे पास हो रहा है। इसलिए भी एट प्रेजेंट जो PDC अमाउंट परमानेंट डिफॉल्टर्स का अमाउंट है वो 3,88,000 के आसपास है, जिसमें हमारे पास छोटे छोटे अमाउंट भी है और बड़े अमाउंट भी है। तो हम इसीलिए कंज्यूमर से यही अपील करते हैं कि जो भी आपका अमाउंट है, चाहे परमानेंट है चाहे टेम्प्रेरी अमाउंट है, वो तय समय पर दें ताकि इन सारी कार्रवाई से बच सके। देखो पिछले आपने देखा होना पिछले 10-15 दिन से काफ़ी तूफ़ान और शाम के टाइम काफ़ी तूफ़ान आ रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी पेड़ वगैरह टूट के हमारी लाइंस पे गिरे हैं, जिसकी वजह से अभी पिछले 15 दिनों का ऑलमोस्ट हमारे पास 28 लाख का नुकसान हो गया है, जिसमें कि हमारे विभिन्न ट्रांसफार्मर जो जहाँ कहीं पेड़ गिरने की वजह से टूटे हैं वो 3 से 4 हमारे 4 ट्रांसफार्मर्स के आसपास हैं, और हमारे 15 पोल HT के डैमेज हुए हैं और हमारे 12 पोल LT के डैमेजेस हुए हैं इस केस में। और विभाग उसमें हमने कोशिश की है कि जितनी जल्दी उसको रिस्टोर किया जा सके तो उसको रिस्टोर करने की भी कोशिश की गई है। विद्युत बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार परमानेंट डिफॉल्टर्स की श्रेणी में ऐसे उपभोक्ता आते हैं जो कि बिल वसूली की निर्धारित प्रक्रिया के तहत भी बिल अदा नहीं करते। इस श्रेणी के धर्मशाला मंडल में दर्जनों उपभोक्ता हैं जिन पर विद्युत बोर्ड की 3.88 लाख रुपए के बिल की देनदारी है। ऐसे मामलों में विद्युत मीटर लगाते समय बोर्ड को दिए जाने वाले एग्रीमेंट के पते के आधार पर उपभोक्ताओं को नोटिस भेजा जाता है। इसके बावजूद बिल राशि जमा न होने पर उपभोक्ता की ID को संबंधित तहसील को भेजा जाता है। साथ ही यह पता लगाया जाता है कि डिफॉल्टर उपभोक्ता की दूसरी ID तो नहीं है। यदि कोई दूसरी ID एक ही पते की मिलती है तो उस ID पर भी डिफॉल्टर अमाउंट डाल दिया जाता है। की चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा केंद्रीय संचार ब्यूरो आयोजक मंडी के सौजन्य से ऐतिहासिक शैली मंच पर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की 5 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसकी थीम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण रखी गई है। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ ADM अश्विनी कुमार ने किया। इस दौरान ADM मंडी अश्विनी कुमार ने प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार व केंद्रीय संचार ब्यूरो चंडीगढ़ के उप निदेशक संगीता जोशी ने बताया कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए शैली मंच पर 5 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई है, और इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में अलग अलग थीम को लेकर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम को लेकर कन्या स्कूल की छात्राएं भाषण, लेखन और पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। जो छात्राएं इन प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान हासिल करेंगी उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। आज हमने 9 इयर्स ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया है, जिसका थीम है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। इसके अंतर्गत हमने एक शैली मंडी में यहाँ पे हमने एक एग्जीबिशन लगाई है, जिसमें आप देख सकते हैं हमने गवर्नमेंट की जो प्रोविडेंट स्कीम्स उसके बारे में बताया है। इसके साथ ही यहाँ
यहाँ पे स्कूल से हम बच्चों के बीच में कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज करा रहे हैं डिफरेंट थीम्स के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेव एनवायरनमेंट। आप लोग आइए और देखिए इस सुंदर सी एग्जीबिशन को, ताकि हम सरकार का संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। वहीं कन्या स्कूल की अध्यापिका वंदना सरोज ने बताया कि भारत सरकार द्वारा चलाए गए इस कार्यक्रम में उनकी छात्राओं को भाग लेने का मौका मिला है, जिसके लिए वह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का आभार व्यक्त करते हैं। और यहाँ पर सेरी मंच पर हमारे स्कूल से लगभग 40 विद्यार्थी कन्या विद्यार्थी जो है यहाँ पे आए हैं और ये कार्यक्रम सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा ये करवाया जा रहा है और इसमें बच्चों के लिए थीम रखे गए हैं और उसी आधार पर इनको पेंटिंग, स्लोगन और ऐसे राइटिंग में भाग लेना है कॉम्पिटिशन में, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण और स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत थीम के अंतर्गत ये कार्यक्रम करवाया जा रहा है। तो लगभग 40 हमारी छात्राएं यहाँ पे भाग ले रही हैं और बहुत उत्साह से भाग ले रही हैं। यहाँ नारा लेखन और हिंदी और इतनी थीम के ऊपर बच्चे लिखे हुए हैं और इस तरह से जो है ये कार्यक्रम सफल आयोजित किया जा रहा है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा और ये लगभग 4 तारीख तक शायद ये चलेगा और उसमें अभी आज हमारी कन्या विद्यालय की छात्राएं हैं और उसके बाद आगे और भी शायद स्कूल जहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे हम फिर भी बीच में आएंगे दोबारा से लड़कियाँ 2 तारीख को फिर से आएंगे। इस तरह से ये कार्यक्रम जागरूकता कार्यक्रम है जो कि बेटी बचाओ के लिए है और नारी सशक्तिकरण के लिए है और मुख्य थीम जो है हमारा ये स्वच्छ भारत अभियान है। इन जागरूकता अभियानों के द्वारा ही बच्चों में या जनता में जागरूकता फैलती है और ये जो हमारे विषय हैं उनके आधार पर ये समस्याएं पैदा हुई हैं तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा और सुधार यही हमारा के चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। साल भर में 24 एकादशी तिथि होती है। इनमें से सभी एकादशी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी व्रत रखा जाता है। इसी कड़ी में बुधवार को राजधानी शिमला में निर्जला एकादशी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। शिमला में विभिन्न संस्थाओं द्वारा जगह जगह फल और मीठे पानी की छबील लगाई गई और लोगों ने मीठे पानी का स्वाद लिया। इस बारे में जब के चैनल की टीम ने पंडित प्रेम शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि निर्जला एकादशी के दिन व्रती को बिना जल ग्रहण किए व्रत रखना होता है। मान्यता है कि इस निर्जला एकादशी व्रत का फल साधक को अनंत गुना फल व्रत रखने वाले को प्राप्त होता है, यदि वह इस व्रत का पालन सच्ची लगन और श्रद्धा के साथ करता है। भगवान विष्णु को समर्पित इस एकादशी व्रत में हमें 2 तिथियों में बिना जल के रहना पड़ता है। आज ये निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर लक्कड़ बाज़ार के जो हमारी मार्केट के लोग हैं, सभी दुकानदार हैं, स्थानीय लोग हैं, इन्होंने यहाँ पे छबील लगाई है, अपना शरबत पिला रहे हैं लोगों को, फ्रूट बांट रहे हैं और सभी लोग यहाँ से जो आ रहे हैं बाज़ार से, स्कूलों से लोग आ रहे हैं, सारे लोग यहाँ पे प्रसाद लेके जा रहे हैं और मैं इनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ कि इन्होंने आज एक बहुत ही नेक कार्य है जो समाज में ऐसे दिन आते हैं जब हम एक प्रेरणा औरों को भी देते हैं समाज में अच्छे काम करने की और ये इन शुभ दिनों में हमें एक अवसर मिलता है सेवा करने का और मैं भी इनके बीच में यहीं आज ये सेवा करने आया हूँ। एकादशी तिथि 30 मई दोपहर 1:09 से शुरू हो रही है, लेकिन व्रत सूर्य उदय से शुरू होगा, यानी 31 मई 2023 को निर्जला एकादशी व्रत रखा जाएगा और द्वादशी तिथि को श्रद्धालु अपना व्रत तोड़ सकते हैं, जो 1 जून 2023 को 1:40 पर समाप्त होगा। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पिंदर कुमार की रिपोर्ट।
1 जून से 4 जून तक शिमला में अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल का आयोजन होगा, जिसमें हिमाचली कलाकारों के साथ साथ बॉलीवुड कलाकार लोगों का मनोरंजन करेंगे। समर फेस्टिवल को लेकर तैयारियां जोरों पर है और स्टार कलाकारों की लिस्ट भी फाइनल हो गई है। इसके अलावा हिमाचल के कलाकारों के चयन के लिए ऑडिशन आज शुरू हो गए हैं। वहीं फेस्टिवल के दौरान रोजाना सुबह 9 बजे से 12 बजे तक हिमाचली कलाकारों का चयन जारी रहेगा, जो शाम को सांस्कृतिक संध्याओं में कला का प्रदर्शन करेंगे। 1 जून से शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल के लिए स्टार कलाकारों के अलावा स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आज से ऑडिशन प्रक्रिया आरंभ हो गई है। आज पूरा दिन यह प्रक्रिया चलेगी और कल से फेस्टिवल के दौरान भी हर सुबह के समय ऑडिशन चलेंगे, जिसमें चयनित कलाकार शाम को फेस्टिवल में प्रस्तुति देंगे। हर शाम 4 बजे से कार्यक्रम का आगाज होगा। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव 2023 की तैयारियां जोर शोर पर चल रही है और आज कलाकारों के चयन हेतु आज प्रथम दिन में यहां पर पूरे दिन ऑडिशन प्रक्रिया चल रही है, जिसमें आज विशेष करके जिला शिमला और जिला सोलन के कलाकारों को आमंत्रित किया है, जिनमें से जो बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले कलाकार हैं उनका चयन जो है सांस्कृतिक संध्याओं के लिए किया जाएगा। हिमाचली कलाकारों को 4 सांस्कृतिक संध्याएं होगी। इन सभी कलाकारों में हिमाचल के इन सभी जो संध्याओं में हिमाचली कलाकारों को जो तवज्जो दी जाएगी और इन ऑडिशन के माध्यम से जो है कलाकारों का चयन इन सांस्कृतिक संध्याओं के लिए भी किया जा रहा है। आज पूरे दिन आज हम सुबह से और आज शाम तक जो ऑडिशन प्रक्रिया जारी रहेगी और कल सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और 2 तारीख को भी 9 से 12 और 3 तारीख को 9 से 12 बजे तक जो कलाकारों के चयन हेतु जो यहाँ हिमाचल के सभी क्षेत्रों से क्योंकि कलाकारों के आवेदन प्राप्त हुए तो उनका चयन करने के लिए मेला समिति ने निर्णय लिया है कि कलाकारों के चयन हेतु यहाँ पर ऑडिशन प्रक्रिया से एक बार कलाकारों को जो गुजरना पड़ेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम का 4 बजे से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएंगे, जिसमें 4 बजे से स्कूली जो यहाँ के छात्र छात्राएं हैं उनकी सांस्कृतिक दल यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे और 5 बजे के बाद जो हमारी सांस्कृतिक संध्या जिसमें हिमाचली कलाकार विभिन्न क्षेत्रों के कलाकारों को भी जिसमें तवज्जो दी जाएगी। मैं डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज ऑफिसर अनिल हाटा। समर फेस्टिवल के लिए मुख्य आकर्षक के रूप में 1 जून को पुलिस के हार्मनी ऑफ पाइन और दूसरी सांस्कृतिक संध्या हिमाचली कलाकार, तीसरी सांस्कृतिक संध्या में पंजाबी गायक सतिंदर सरताज और चौथी अंतिम सांस्कृतिक संध्या में बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर मोनाली ठाकुर लोगों का मनोरंजन करेगी। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पिंदर कुमार की रिपोर्ट।